एक बार राजीव, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप वोट बैंक की राजनीति ही यहां पर नजर आ रही है, चाहे सत्ता पक्ष की कहे या विपक्ष की कहे, या वाकई में ये कहे विशुद्ध तरीके से मुस्लिमों के हितों के लिए सब लड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, पूजा वक्फ बोर्ड बिल लोकसभा से पास हो गया। उस पर जितने तर्क वितर्क समर्थन विरोध है वो देश के सामने तमाम वक्ताओं ने जो समर्थन में थे वो समर्थन की बात कहे, जो विरोध में थे विरोध की बात कहे। राज्यसभा में आ रहा है, कानून बनने के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसलिए वक्फ बोर्ड बिल की जो मेरिट डिमेरिट है उसको किनारे कर देते, क्योंकि सबके सामने है क्या क्या चीजें हैं। दरअसल इस देश में राजनीति का जो माहौल है वो इस कदर बना हुआ है कि अगर मोदी और मुसलमान, मोदी सरकार या एनडीए सरकार जो है वो मुसलमानों से जुड़ा कोई फैसला करना चाहती है या कोई उससे जुड़ा कोई विधेयक, कोई कानून लेना चाहती है, तो वो निश्चित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ होगा, मुसलमानों के हितों की उसमें अनदेखी होगी, मुसलमानों का इंक्रोचमेंट होगा। इस तरह का एक माहौल बना दिया गया है, बना हुआ है। और ठीक इसी तरह से ये एक नैरेटिव ये है, और दूसरा नैरेटिव पैरेलल उसके ये चलता है कि अगर मुसलमानों से जुड़ा कोई मुद्दा, कोई विधेयक, कोई बात, कोई चीज आ रही है तो विपक्ष जो है वो मुसलमानों के साथ खड़ा होगा, यानी वो हिंदुओं के खिलाफ होगा। तो इसी के इर्द गिर्द ये पूरी राजनीति चलती है। वक्फ बोर्ड बिल की मेरिट डिमेरिट एक तरफ है, सवाल सिर्फ इस बात का है कि मुसलमान एक तरफ लोग ये मानने वाले हैं कि मुसलमानों, चूंकि ये मोदी सरकार लेकर के आई है, शायद यही बिल दूसरी सरकार लेके आती तो शायद ये नैरेटिव नहीं चलता। और दूसरी तरफ शायद इसी तरह का विरोध विपक्ष में रहते हुए दूसरी पार्टियां करती तो शायद ऐसा नहीं होता कि ये मुस्लिम परस्त है या हिंदू विरोधी है, देखो कैसे ये मुसलमानों के साथ खड़े हैं। कुल मिला जुला के देश की सियासत की दिक्कत यहां पे खड़ी होती है। भारत के लोकतंत्र में संविधान निर्माताओं ने ये जो ताकत है ये सरकारों को दी है कि अगर वो बहुमत से जीत करके आते हैं और पीछे के संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, कोई नया कानून देश काल परिस्थितियों की वजह से बनाना चाहते हैं, तो इसका उन्हें पूरा हक है और वो संसद में इस बात पर चर्चा करके उसको पास करा दें। बेहतर तो ये माना जाता है कि कानून वो बने जिसमें सर्वसम्मत बने, सबकी सहमति हो और वो उसको कानून का दर्जा दिया जाए, तो उसमें पूरे देश की आवाज सम्मिलित नजर आती है। अगर डिवीजन होता है तो फिर जिसने देश को बहुमत दिया वो ये फैसला कर सकती है। आने वाली, और ऐसा कुछ भी नहीं है, जुडिशियल रिव्यू है देश में, और आने वाली सरकार, अगर आप लगता है कि ये बहुत खिलाफ है, तो आने वाली सरकार फिर जब बहुमत से आएगी तो उसको भी संशोधन करने का अधिकार है। एक उदार लोकतंत्र में, एक लिबरल डेमोक्रेसी में इसे सिर्फ बहुमत का शासन नहीं माना गया है, बल्कि माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का भी शासन माना गया है कि अल्पसंख्यक के अधिकारों के हितों की रक्षा भी होगी। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ जाती है। बात यह है कि जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है, अगर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 13 करोड़ लोग उसमें हैं और उसके इतने सांसद जीत के 300 के करीब सांसद जीत जाते हैं, देश के सबसे बड़े सूबे में 2-2 बार बहुमत से अकेले दम पर वो सरकार बनाती है, बावजूद इसके उसके एक भी टिकट माइनॉरिटी जो 20% के आसपास आबादी है, एक भी टिकट उसको न दिल्ली के चुनाव में, न उत्तर प्रदेश के चुनाव में, न बिहार के चुनाव में एक भी टिकट विधानसभा का अगर वो माइनॉरिटी को नहीं देती, एक भी जो सबसे बड़ी पार्टी सरकार में एक भी एमपी उसका नहीं होता है, और जब संसद में वो कहती है कि हम माइनॉरिटी के उत्थान के लिए, हम माइनॉरिटी के विकास के लिए ये बातें कर रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री चुनावी जनसभाओं में मुजरा, मंगलसूत्र जैसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं और फिर उन्हीं की पार्टी के तमाम मंत्री नेता संसद में बैठ करके मुसलमानों की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले कदमों की बात करते हैं, तब थोड़ा सा उसमें कहने और करने वाली बात में बात समझ में आती है। देखिए, कोई भी कानून, संविधान निर्माताओं ने यह बात बहुत पहले से कही है कि अपने आप में कोई भी कानून खराब नहीं होता, संविधान खराब नहीं होता, ये लागू करने वालों पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और मैं नहीं मानता कि धारा 370 आई तो अब अगर आपने 370 लगा करके 72 सालों में देखा तो 370 हटाने के बाद भी आपको 10-20 साल का मौका देना चाहिए कि उसका असर क्या हुआ।
3 तलाक अगर 72 सालों से चलता आ रहा था और उसका मिसयूज हुआ तो आपको 10-12 साल और देखना चाहिए कि 3 तलाक दरअसल कोई मुद्दा था, उसका कोई इंपैक्ट पड़ा, महिलाओं की बराबरी का कितना हुआ, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण कितना हुआ। ऐसे ही वक्फ बोर्ड पर अगर आप कब्जा इतने दिनों से वक्फ बोर्डों का था और राज्य सरकारों ने वक्फ बोर्ड के लोगों को तनख्वाह देते रहे और इतने लाख एकड़ की जमीन पर देश के गरीब पसमादा मुसलमानों को वक्फ से क्या मिला, यह भी देखने की बात है। और इस कानून का भी इंतजार करना चाहिए कि इसके बनने के बाद क्या होता है। जो शंकाएं हैं उस तरफ बात आगे बढ़ती है या जो बातें कही जा रही हैं उस तरफ चीजें आगे बढ़ती हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वक्फ बोर्ड बिल के आने से पहले, हमारा चैनल देख रहे हो, 1% हिंदुओं को भी यह पता नहीं था कि वक्फ बोर्ड बिल के पास कितनी जमीनें हैं, क्या बोर्ड में है, कैसे इसका संचालन होता है, क्या चीजें हैं। और 5% मुसलमानों को भी अगर इससे फायदा कोई हुआ हो वक्फ के जमीन से तो भी मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं तो मैं जानता हूं कि 5% मुसलमानों को भी वक्फ बोर्डों ने गरीब मुसलमानों के लिए और सबकी बेहतरी के लिए बहुत कोई क्रांतिकारी कदम उठाए हो। 9.5 लाख एकड़ जमीन से 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो मनमोहन सिंह सरकार में आई थी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ही कहा गया है कि वक्फ बोर्डों में सुधार किया जाए, वक्फ बोर्डों में अगर एक्सपर्ट गैर मुस्लिम हो तो उनका भी इंक्लूजन हो। सच्चर कमेटी की इस रिपोर्ट को अगर मुसलमान मानते हैं कि उन्होंने कहा कि दलितों की स्थिति से भी बदतर है मुसलमानों की स्थिति, तो सच्चर कमेटी की दूसरी बातों की रिकमेंडेशन को भी देखना चाहिए। हो सकता है कि यह बिल आने वाले समय में, मैंने क्या कहा, कानून अपने आप में खराब नहीं होता है, उसका कैसे लागू होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है, उसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सारा मामला नैरेटिव पर है, परसेप्शन पर है, आप बोलते कुछ है करते कुछ है, तो इसलिए ये ट्रस्ट डेफिसिट वाली बात है। अभी इसको कानून ये बनने में अब कोई, मुझे नहीं लगता कोई बाधा है। इसके बाद समझ में आएगा कि इसका, और जहां तक आपने बंगाल और बिहार की बात की है, देखिए मुसलमान मोदी को वोट देते हैं, ये एक भ्रम है, और मोदी को मुसलमानों का वोट चाहिए, यह भी एक भ्रम है। और यह भ्रम जो भारत की सियासत में लंबे समय तक था कि मुसलमान चाहे तो सरकार बना सकते हैं, चाहे तो बनाने से रोक सकते हैं, वो भ्रम भी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीति में आने के बाद खत्म कर दिया। तो मुसलमान का वोट जिसको मिलता है उसी को मिलेगा। एनडीए के ज्यादातर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को छोड़ दें तो एनडीए के ज्यादातर घटक दलों में मुसलमानों, जो बीजेपी के साथ जाता है मुसलमान आमतौर पर उसके साथ नहीं जाता है। तो इसका इलेक्शन में ममता बनर्जी का कंसोलिडेशन पिछले चुनाव में भी था, लोकसभा में भी था, तो उन्हें आगे भी इसका फायदा मिलेगा। या उनका वोटों का विभाजन कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस में पहले भी नहीं हुआ, पिछले 3 चुनाव में, आगे भी नहीं होगा। नीतीश कुमार जेडीयू या एनडीए के साथ मुख्यमंत्री मुसलमानों के वोट से पूरे बने हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनकी एक सेक्युलर उनकी छवि थी और बिहार का मुसलमान उनके रहते अपने आप को सुरक्षित मानता था और उनमें एक विश्वास रखता था। वो विश्वास बना रहेगा कि नहीं, वैसे नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों चर्चा दूसरे तरह की चलती ही रहती है, आप देखती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चुनावी दृष्टि से इसका कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल होगा। चुनावी दृष्टि से तो बहुत ज्यादा उथल पुथल होगा नहीं, यानी